हम लोग शुरू कर रहे हैं बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग होता है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स बनता क्यों है, बेसिक आइडियाज़ पढ़े। कॉम्प्लेक्स बनता क्यों है तो उसके लिए हम लोगों ने EAN रूल पढ़ा और दूसरा वर्नर्स थ्योरी पढ़ा। EAN रूल हालांकि आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी पड़ जाता है कुछ चीज़ों को समझने के लिए। हम लोग को कुछ चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स जाने होते हैं। आउट ऑफ बॉक्स हम लोग को मतलब आउट ऑफ सिलेबस कुछ जगह जाना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। तो अब यहाँ पर है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरी है। ये जैसे एक आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी है VBT, लेकिन उसी थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दूसरा है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये वान ब्लैक बेथे उन लोगों ने ये दिया था। उसके बाद है ये एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके चेंज करके, जिसको हम लोग एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही हम लोग लिगैंड फील्ड थ्योरी कहते हैं। और चौथा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि हम लोग को ये दोनों नहीं पढ़ना है ना। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात और होती कि ये दोनों भी नहीं पढ़ना पड़ता, है ना। लेकिन ये बुरी बात यही है कि ये दोनों पढ़ना है, और अच्छी बात यह है कि ये दोनों नहीं पढ़ना है ना। ये दोनों थोड़ा सा है भी टफ है, +2 लेवल के लिए बहुत टफ है, आपके बस में नहीं है इसको समझना। लेकिन ये समझना काफ़ी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाय लाइनस पॉलिंग उन्होंने दिया था। लाइनस पॉलिंग के बारे में जानते हैं ना। हर साइंस पढ़ने वाले को कम से कम लाइनस पॉलिंग के बारे में जानना चाहिए। लाइनस पॉलिंग was a chemist who had received Nobel Prize 2 times। 2 बार नोबेल प्राइज मिला है उनको, और दोनों बार बॉन्डिंग को ही एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, बॉन्डिंग। और उनका मानना ये था कि बहुत लोग के मन में जो निराशावादी लोग होते हैं कि ये चीज़ को हम सही नहीं जान सकते तो हम छोड़ देते हैं। सही नहीं जान सकते, छोड़ो। लेकिन उनका मानना ये है जो सही नहीं जान सकते 100%, कुछ तो सही जान सकते हैं, पढ़ो, है ना। तो मतलब नहीं जानने से अच्छा है थोड़ा मोड़ा गलत और कुछ चीज़ सही भी है वो जानना। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही है। ऐसे जितने भी महान लोग जो भी हैं उन सब का आप अगर देखिएगा, जितने भी महान लोग हैं तो उन लोगों में पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको मिलेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बिल गेट्स को एक बार एक पत्रकार ने पूछ दिया कि आप इतना जो पैसा, इतना अमीर कैसे बने, इतना अमीर आप कैसे बने। तो बिल गेट्स ने ये निकाला और एक चेक, ब्लैंक चेक देकर के पत्रकार को दिया, बोला कि आपको जितना भरना है भर लीजिए।
जितना आप भर लीजिए, ये मैं आपको दे रहा हूँ, जितना भरना है भर लीजिए। तो वो बोला क्या मजाक कर रहे हैं सर, नहीं नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, बस हमें ये सवाल का जवाब चाहिए। तब बिल गेट्स ने बताया कि आपने अभी अमीर होने का एक मौका खो दिया, और मैं अमीर होने का एक भी मौका खोता नहीं हूँ, इसलिए मैं इतना अमीर हूँ। है ना, कि एक भी मौका नहीं खोता, है ना। तो वो तो है ना, आजकल जैसे आजकल जो है ना, बहुत एकदम अच्छा और सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं, है ना, उसी को सबसे पहले काटा जाएगा, सीधा है ना। जो टेढ़ा उड़ा है उसको छोड़ देगा कि इससे मेरा काम ही नहीं निकलेगा। तो वही है कि बहुत ज़्यादा सीधा होना सही नहीं है। तो इसलिए आप लोग को यही सलाह है कि कभी भी अमीर होने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं है ना। वो हर मौका को ग्रैस्प कीजिए, है ना। हर चीज़ में कोई भी काम करते हैं, हर काम में यही देखिए इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है। नुकसान कम फ़ायदा ज़्यादा, काम कीजिए। नहीं फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा, उस काम को छोड़ दीजिए। हर जगह तो आपका तरक्की निश्चित है, कोई आपके तरक्की को रोक नहीं सकता। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और बैठ के गप भी कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि हमको गप करने से फ़ायदा है या पढ़ने से फ़ायदा, कौन सा काम करना चाहिए, किस में ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत समय गप करना भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ना। एक प्रॉपर डिस्कशन वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं भी तो कहीं भी जाता हूँ, बातचीत खूब करेंगे, इतना लंबा लंबा कोई लोग हाँकते हैं, हम चुपचाप सुनते हैं, कुछ भी हम नहीं बोलते हैं, सब पूरा ख़त्म हो जाता है, हम एक दो सेंटेंस बोलते हैं, सारा कंक्लूजन हो जाता है उसी में। वो समझ जाता है कि वो 100 सोनार का एक लोहार का, है ना। तो इसलिए गुड लिसनर्स आर गुड स्पीकर्स, है ना, गुड ओरेटर्स। जो अच्छा सुनते हैं वो अच्छा वक्ता होते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। इसलिए सुनने का आदत तो डालना चाहिए। तो ये लाइनस पॉलिंग, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। दो बार नोबेल प्राइज प्राप्त करना आसान बात नहीं है। तो उन्होंने बॉन्डिंग के लिए पहले तो नॉर्मल बॉन्डिंग के लिए भी थ्योरी दिया था, फिर कॉम्प्लेक्स के लिए भी उस थ्योरी को एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो उनका थ्योरी बेस्ड है किस पर, बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। दिस theory is based on the magnetic nature of the complex as determined by magnetic balance। और उस मैग्नेटिक बैलेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक बैलेंस का ही नाम है गोइज बैलेंस, गोई बैलेंस। ये मैग्नेटिक बैलेंस जो मैग्नेटिक बिहेवियर को मापा जाता है। लाइनस पॉलिंग स्टडीड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ गोइज बैलेंस। मैनी मतलब यहाँ क्या मतलब 40-50 नहीं, 1000 से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का उन्होंने स्टडी किया और सब का एक एक करके गोई बैलेंस से उसका मैग्नेटिक बिहेवियर को उन्होंने निकाला। देखिए होता कैसा है गोई बैलेंस, ये किस तरह का होता है, मतलब जनरली एक तराजू जैसा ही समझिए, ऐसा एक होगा और यहाँ पर ये हुक इस तरह से ऐसे, और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे इस तरह से, ये जो हम लोग को ये इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग कुछ वेट है ना, ये बटखरा इस तरह से रखा हुआ है, ये हम लोग
यहाँ पे इस तरह से ये बटखरा इस तरह से ऐसे रखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर इस जगह क्या होता है, एक मतलब ऐसे लगा हुआ रहेगा, और यहाँ पर एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर इस तरह से, और इसी में वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सॉल्यूशन या उसका सॉलिड है तो टुकड़ा ये चूर्ण करके यहाँ रखा हुआ रहता है। नीचे एक मैग्नेट रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको हम लोग कहते हैं। नीचे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से पोल है, एक मैग्नेट यहाँ पर होगा, ठीक है, और इस तरह से इसका ये, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेट ही ले सकते हैं हम लोग कि इसमें करंट पास हो रहा है, जब तक करंट पास होगा ये मैग्नेट है, करंट पास करना बंद कर दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म। और यहाँ पर इस जगह जो है ये एक मीटर इस तरह से लगा हुआ रहता है, ये यहाँ पे मीटर लगा हुआ रहेगा, इस तरह से ऐसे बना हुआ रहेगा, और यहाँ पर इस जगह ये एक जो होता है इस तरह से इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इसमें जो होगा, यहाँ पे इस जगह ये 0 और इधर, और तो यहाँ पर क्या होगा कि अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कोई भी केमिकल, इस जगह हम लोग यहाँ केमिकल को रख दिए, वो केमिकल को यहाँ रख दिए। अब क्या है, वो कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन बनाकर यहाँ रख दिए। अगर ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो नीचे जाएगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये वाला क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये इधर झुक जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे झुकेगा तो ये इधर आ जाएगा ना, ये वाला इस साइड आ जाएगा, मतलब हम लोग ये जो है इधर आ जाएगा, ऐसे इधर आएगा। अगर इस साइड आया तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कैसा हो जाएगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर अगर ये मैग्नेट की तरफ, ये मैग्नेट से रिपेल हो, तो रिपेल होगा तो ऊपर जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, इधर ये पैरामैग्नेटिक, और इधर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ये इधर, तो ये किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये ऊपर गया मतलब वेट घट गया ना, ये ऊपर गया। अब तराजू में एक तरफ बटखरा रख रहे, एक तरफ सामान, जिधर सामान रखे सामान वाला अगर नीचे गया तो सामान ज़्यादा है, बटखरा इधर अगर 1 किलो का रखे और नीचे चला 1 किलो से ज़्यादा है, लेकिन अगर बटखरा वाला नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, मतलब 1 किलो से कम है, तो ये अगर ऊपर गया मतलब इसका वेट घटा, ये नीचे चला गया, और अगर ये नीचे गया ये ऊपर गया मतलब इसका वेट बढ़ गया। तो और ये अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा, ये मतलब इधर चला जाएगा, और इधर जाने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। यही है ना, इधर अगर वो इंडिकेटर उधर जाएगा तो डाया मैग्नेटिक, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक या सब्सटेंस को रख करके कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन को या सॉलिड क्रिस्टल को पाउडर करके रखेंगे और मैग्नेट के साथ ऐसे ही स्टडी करेंगे। यहाँ से जो गोई वैलेंस से जो वैल्यू आएगा उसको स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, ठीक है। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली क्या है, जैसे एक अगर एटम है, न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ ये ऑर्बिट, तो एक क्या करेगा,
ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और वो घूमेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन में तो कुछ चार्ज है, करंट क्या होता है, आई होता है ना, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाय टी। तो अगर यहाँ पर कोई इस जगह से देख रहा है तो यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो चार्ज फ्लो हो रहा है तो वहाँ करंट होगा, और इलेक्ट्रॉन में अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह है, और ये जब इसमें घूमेगा ऑर्बिट में तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रोटेशन कहेंगे, ड्यू टू रोटेशन या रिवॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन एक होगा इलेक्ट्रॉन जो है अपना यहाँ पर एक स्पिन अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो स्पिन करेगा, उस स्पिन के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, और रोटेशन के वजह से जो होगा उसको मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रोटेशन, ये दो कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये दो है। लेकिन ये तो अलग अलग ऑर्बिट न्यूक्लियस से अलग अलग दूरी पर होगा, अलग अलग एटम में उसका डिस्टेंस अलग होगा, तो ये वेरिएबल होगा। और इसमें एटम में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, हर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर देता है। इसलिए हम लोग जनरली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि जो वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में चक्कर लगाने से जो डेवलप होता है वो मेजरेबल, उसको हम लोग मेजर नहीं करते, वो कैंसिल होकर के ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है इन मोस्ट केसेस। इसलिए हम लोग जनरली किसको मेजर करते हैं, स्पिन के वजह से जो आता है। तो यहाँ से जो मेजरमेंट होकर जो आएगा वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू देगा, ठीक है, आया समझ में। तो अब इसको हम लोग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, अब यहाँ पर हम लोग इस पे देखिए, तो वो जो हम लोग डिसाइड किए, वो जो निकाले हम लोग, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालने पर हम लोग को मिला यहाँ ऑन द तो लाइनस पॉलिंग ने जो करीब 1000 कॉम्प्लेक्स का स्टडी किया, स्टडी करके उसका ये गोई वैलेंस के द्वारा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेजर किया, तो उन्होंने दो तरह का सिचुएशन देखा, है ना। तो वही ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो हिस्से में बांटा गया। कौन कौन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, दो हिस्से में बांटा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और डायामैग्नेटिक क्या हुआ, रिपेल होगा, मैग्नेट से रिपेल होगा, ठीक है। उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वेट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, और डायामैग्नेटिक का वेट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में देखा गया जब स्टडी करके, तो उसमें क्या है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो डायामैग्नेटिक है वो रिपेल जो होगा वो क्या होगा, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक स्पिन, पर्टिकुलर स्पिन के साथ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अपना क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के वजह से ये एक टाइनी मैग्नेट है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इसलिए इसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। लेकिन अगर उसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो स्वाभाविक है उसका स्पिन अपोजिट होगा।
तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए पेयर्ड होने से मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 0। तो वहाँ पर म्यू स्पिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, तब वो डायामैग्नेटिक होगा। अगर म्यू स्पिन ग्रेटर देन 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जब 0 से ज़्यादा तो वो क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक, और अगर 0 हो गया तो डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसी को ये है ना, रिमेंबर दैट म्यू एस। देखिए म्यू एस किसको कहते हैं, ये म्यू एस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू स्पिन ओनली, इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के वजह से ये वैल्यू, ये फॉर्मूला दिया गया है कि √4s इंटू एस प्लस 1 BM। BM का मतलब बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है, और बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू होता है EH/4πmc, EH/4πmc ये होता है ना। और E क्या हुआ, वही चार्ज इलेक्ट्रॉन का, H प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई जानते हैं m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है BM। अब यहाँ पर और S क्या है, S टोटल स्पिन, सिग्मा स्पिन, टोटल स्पिन। टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं, टोटल स्पिन जैसे ये ऑर्बिटल है इस तरह से, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैपिटल S है और एक है स्मॉल s एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन, और कैपिटल S सारे का जोड़ के, इसका कितना होगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना हुआ 3/2 होगा ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो ऊपर 3 आ गया बाई 2, इसीलिए टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2, जहाँ n क्या है, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हो गया ना, n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उससे, तो s बराबर क्या होगा, n/2। अब उसको बैठाइए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इसको अगर आप बैठाइए 4, s के जगह कितना, n/2, फिर n/2 प्लस 1 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना होना चाहिए, √2n, और ब्रैकेट में यहाँ 2 LCM n + 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, n × n + 2 हो जाएगा, तो इतना BM। तो यहीं से वो फॉर्मूला आया है, एक्चुअली दिया गया था ये फॉर्मूला, और यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्ट करके फाइनली स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना निकलता है, n × n + 2 का रूट उतना BM, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वही, सो म्यू एस ये कैसे आया, ये तो क्लियर हो गया ना, ये n × n + 2 BM। अब देखिए फॉर पारामैग्नेटिक स्पेसिस, अगर पारामैग्नेटिक है तो म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ, 0 से ज़्यादा। फॉर डायामैग्नेटिक स्पेसिस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ये बताया गया। तो उन्होंने करीब 1000 से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का स्टडी किया, सबका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उन्होंने स्टडी किया गोई बैलेंस के सहायता से, और पता करके निकाला कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला। और मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लोग को पता ये चल जाए, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम लोग को पता चल जाए तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो उससे हम लोग क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं ना। और ये भी यहाँ भी एक ट्रिक है। मान लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट 5.85 या आया इतना bm, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉइंट के पहले वाला नंबर होता है, एकदम फिक्स्ड है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी स्पेसिस का आपको ये कभी भी इंटीजर में आएगा ही नहीं, वो डेसिमल फ्रैक्शन में आएगा। और डेसिमल फ्रैक्शन में जो वैल्यू आया तो पॉइंट के पहले का जो डिजिट है वही सीधा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, उन्होंने स्टडी किया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट उनको गोई बैलेंस से मिल गया। और ये जब मिल जाएगा तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। ये काम उन्होंने किया लाइनस पॉलिंग ने, कि हर कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उसको उन्होंने डिटरमाइन कर लिया। और तब उसके अकॉर्डिंग अपना थ्योरी को उन्होंने ये सेट किया। सबसे पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगैंड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब जैसे ये तो वार्नर भी बताया था, मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड होता है कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझते हैं ना, कि ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि ए और बी के बीच अगर बॉन्ड बन रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोई एक ही देगा, है ना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों में से कोई एक ही देगा, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ क्या होता है, इस जगह क्या होता है, मेटल होता है और लिगैंड, और इलेक्ट्रॉन कौन देता है, लिगैंड देता है। इसीलिए लिगैंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट इज द मेटल लिगैंड बॉन्ड अराइजेस बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लिगैंड्स टू द मेटल एटम और आयन। क्लियर है ना, क्लियर हो गया कि वहाँ जो बॉन्ड बनेगा लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, किसको देगा, मेटल एटम या मेटल आयन को देगा। अब अगर लिगैंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, तो कोई अगर हमें दे रहा है कोई चीज़ तो मेरे पास उसको रखने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, तो उसको हम रखेंगे कहाँ, तो वही यहाँ पर है कि इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो लिगैंड जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है उन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए द मेटल एटम और आयन मस्ट पजेज रिक्विसाइट नंबर ऑफ बैकेंड ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब उन जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है, मेटल को, तो मेटल वो इलेक्ट्रॉन को लेकर कहीं रखेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेगा, तो उसके लिए उतना वैकेंट, और एक इलेक्ट्रॉन का पेयर को रखने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए। तो जितना लिगैंड है यूनिडेंटेड लिगैंड, उतना उसको क्या वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि हर एक डोनर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा उसे। इसीलिए क्या होना चाहिए, तो रिक्विसाइट मतलब ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उतनी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, है ना। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतना उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और सबका एनर्जी लगभग कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल एनर्जी होना चाहिए। तो ये ऑर्बिटल कैसे बनता है, तो वही है, दीज ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन, these orbitals are obtained by the hybridization of the orbitals of the metal atom or ion to give a new set of orbitals of equal energy। ठीक है, ये मेटल को वैकेंट ऑर्बिटल तैयार करना पड़ेगा। आपको अगर पता चल जाए कि नहीं कल हमारे यहाँ 10 गेस्ट आ रहे हैं, तो क्या करना होगा,
तैयारी करना शुरू करेंगे ना कि वो लोग को रखेंगे कहाँ, सुलाएंगे कहाँ, रूम अगर कोई उसमें पहले ऐसे ही था तो उसको खाली उली करके प्रॉपर अरेंज करके रखेंगे। तो वही बात है, सेंट्रल मेटल एटम को पता चला कि उसको 6 लिगैंड आ रहे हैं उसके पास, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आ रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कहाँ रखेंगे, वो तैयारी शुरू करेगा। तो वो क्या करेगा, उसके पास जितना ऑर्बिटल वैकेंट है वो सभी ऑर्बिटल को लेगा, लेकिन ऑर्बिटल तो अलग अलग होगा। एस ऑर्बिटल होगा, अब 6 है तो एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ही होता है, डी में 5 होता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरली ट्रांजिशन मेटल डी वाले में है तो 6 ऑर्बिटल उसको चाहिए, तो एक जैसा 6 तो मिलेगा ही नहीं, एस पी डी अलग अलग मिक्स मिलेगा। तो आपको अगर जैसा इस तरह का होता है ना कभी कभी कि हम गेस्ट अगर आ रहे सभी इक्वल लेवल के, और किसी को बड़ा रूम किसी को छोटा, थोड़ा इधर उधर रख दीजिएगा तो अच्छा उसको उस पर रखा, मुझे ऐसा रखा, है ना, वो मतलब ईगो होने लगेगा। तो उसमें क्या है कि कोशिश करते हैं सबको एक जैसा मिले, सबको एक जैसा मिले, इसलिए क्या करेगा, अलग अलग जो मिलेगा भी तो उसको क्या करेगा, सबको मिक्स करके सबको मिला करके फिर क्या करेगा, एक जैसा बना लेगा। तो सब मिक्स हो करके एक जैसा ऑर्बिटल जो बना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जितना चाहिए उतना ऑर्बिटल मिला, लेकिन देखा वो सब बराबर नहीं था, तो वो क्या किया, सबको वो मिक्स कर दिया और मिक्स करके एक जैसा बना दिया। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए क्या हुआ कि वो जो जितना ऑर्बिटल चाहिए वो कहाँ से बन रहा है, बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ द मेटल एटम, और आई एम टू गिव ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ये क्या करेगा, एकदम सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ एक खास ढंग से अरेंज हो जाएगा, ताकि 2 ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन कम से कम हो, खास ढंग से अरेंज हो जाएगा। तो खास ढंग से अरेंज होगा तो डायरेक्शनल हो गया, इस वजह से कॉम्प्लेक्स का एक निश्चित शेप हो जाता है, निश्चित ज्योमेट्री हो जाता है। तो ये पॉइंट है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेस अराउंड द CMA और CMI, मतलब सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, इन ए स्पेसिफिक मैनर एंड डेवलप्स ए फिक्स्ड ज्योमेट्री, एक निश्चित शेप प्रदान करता है। ठीक है, अब ये तो समझ गए। अब यहाँ कह रहा है क्या कि वो एम्प्टी ऑर्बिटल कौन कौन हो सकता है, कौन कौन होगा। तो वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल तैयार किया और उसको मिक्स करेगा, वो कौन कौन हो सकता है। द एम्प्टी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन आर एमंग, क्या हो जाएगा, n-1। देखिए ये n मतलब लास्ट ऑर्बिट है, लेकिन ये इसको अगर लास्ट ऑर्बिट है, वैलेंस सेल है, तो ये पेन अल्टीमेट सेल है। तो पेन अल्टीमेट सेल का d ऑर्बिटल और वैलेंस सेल का s और p लिया ऑर्बिटल्स, और एमंग सारे वैलेंस सेल ns, npx, npy, npz एंड nd, ये n-1d और nd। एस और पी तो वैलेंस सेल का ही होगा, केवल डी में ये चॉइस आएगा कि n-1 का या n का, कहाँ का आएगा। ठीक है, ये दोनों इन्वॉल्व हो सकता है। यही कौन सा होगा यही पता चलता है किससे, इसी को जानने में गोई बैलेंस से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाले थे लाइनस पॉलिंग, वो हेल्प करता है इस चीज़ को समझने में कि n-1 वाला जाएगा या nd जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर होगा। अब यहां कहता है क्या कि इफ n-1d ऑर्बिटल, अगर इनर ऑर्बिट यानी कि पेन अल्टीमेट सेल का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाइपरलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनर ऑर्बिटल और
हाइपर लाइगेटेड कॉम्प्लेक्स। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, उसके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो जोड़ा हो जाते हैं, पेयर अप हो जाता है, या सम और ऑल लिखे हैं। मतलब मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, तो पांचों पेयर्ड होगा नहीं ना। अगर मान लीजिए इस तरह से एक ऑर्बिटल में मान लीजिए इस तरह से 5 है ये, और यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो क्या होगा, यहाँ 4 है तो ये हो सकता है कि ये यहाँ पर चला जाए और ये यहाँ पर मतलब इस तरह से ऐसा हो सकता है कि ये वाला यहाँ चला जाए और ये वाला यहाँ जाकर के पेयर अप हो जाए, सारा पेयर अप हो जाएगा, हो सकता है ना। 4 है तो ये अकेले ये यहाँ चला गया, ये यहाँ 2 ऑर्बिटल खाली हो गया, 2 जोड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर आपको 5 इस तरह से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो अब जो यहाँ जोड़ा बनेगा तो क्या होगा, अब जोड़ा बनेगा तो मान लीजिए ये वाला इधर आया और ये वाला इधर आया, ये एक तो बच ही गया, नहीं बच गया, ये अब कहाँ जाएगा, एक बच गया ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ, इसलिए ये पॉइंट हमने लिखा है कि जब इनर n-1d ऑर्बिटल कब भाग लेगा, जब n-1d ऑर्बिटल भाग जब भी लेगा तब वहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। क्या सभी होंगे, तो सभी भी हो सकते हैं या कुछ, इसलिए हमने वो लिखा है इन सच केसेस सम और ऑल ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल गेट पेयर्ड, है ना, गेट पेयर्ड एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज लोअर्ड। तो अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब पेयर्ड अप हो गया तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट घट नहीं जाएगा, नहीं घटेगा, क्योंकि उसका तो ये फॉर्मूला ही था ना कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट n × n+2 bm, यही ना था। तो जब ये n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये जो हम लोग लेते हैं यही घट गया तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट घट नहीं जाएगा, तो घट जाएगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, लो स्पिन, स्पिन कम हो गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, पेयर अप हो गया इसलिए इसको क्या कहेंगे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इफ एन डी यानी अंतिम ऑर्बिट का ही डी भाग लेगा, तो इफ एन डी ऑर्बिटल्स इज और आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज नोन एज, बाहर का ही ना भाग लिया, जैसे मान लीजिए ऐसे है 3 यहाँ पर इस तरह से 3D, फिर क्या हो जाएगा 4S 4P X 4PY और 4PZ, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4D ऑर्बिटल्स है 5। तो अगर यहाँ से ऐसे भाग लिया तो अंदर वाला D ऑर्बिटल तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर यहाँ से ऐसे भाग लिया बाहर वाला D भाग लिया तो उसको क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब कहेंगे, जब बाहर वाला डी ऑर्बिटल भाग लेगा और अंदर वाला डी ऑर्बिटल भाग लेगा तो इनर ऑर्बिटल। तो इफ एन डी ऑर्बिटल इज और आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसको क्या कहेंगे, हाइपोलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कह रहे थे, हाइपरलाइगेटेड, हाइपो मतलब कम, है ना, और हाइपर ज़्यादा। ये हाइपो क्यों कहते हैं इसका भी कारण आगे समझ में आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रह जाएगा, वो जोड़ा
नहीं होगा। इन सच के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड, वो अनपेयर्ड ही रह जाता है। एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट रिमेन्स अनचेंज। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कॉम्प्लेक्स बनने के पहले जितना था, बनने के बाद भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। एंड हेंस द कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज हाई स्पिन। स्पिन तो हाई रहा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या उसको क्या कहते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, उसमें कोई किसी तरह का दबाव नहीं हुआ पेयरिंग के लिए। ठीक है, इस थ्योरी में क्या कहता है कि जो लिगैंड है उसके पास कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल होना चाहिए कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल हुआ और लिगैंड के पास एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो दोनों जाकर के क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और उस ओवरलैपिंग से मेटल और लिगैंड के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड ही तो है। यानी कि ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है कि मेटल और लिगैंड के बीच कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और फिर ये थ्योरी पढ़ लिए, आगे जैसे लिगैंड फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो कहेगा नहीं, वो बॉन्ड कोवैलेंट होता ही नहीं है। वो थ्योरी में कहेगा ये बॉन्ड आयोनिक होता है। यही दिक्कत है केमिस्ट्री में, ये तो फिर जब आयोनिक होता है तो पहले क्यों बता दिए कोवैलेंट, है ना। तो इस तरह से, लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यही बताया गया कि मेटल और लिगैंड के बीच का बॉन्ड वो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से होता है। कौन कौन सा ऑर्बिटल, मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगैंड का पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। और उस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, नॉट पाई, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, है ना। सिग्मा ऑर्बिटल, बैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द CMA और CMI ओवरलैप विद द फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द लिगैंड, और इसी से मेटल और लिगैंड के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये बताया गया यहाँ पर आपको इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ये सब पॉइंट हुआ। अब उन्होंने बताया क्या कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हाइब्रिडाइजेशन दिखा मॉलिक्यूल में, तो कॉमन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा है। तो यहाँ पर द मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड हाइब्रिडाइजेशंस इन द कॉम्प्लेक्सेस types of orbital involved and corresponding geometries have been given as follows। ये आपको इस टेबल में दिया है। ये टेबल बनाने में तो हमको बहुत मेहनत पड़ा है ना। करीब करीब इसको बनाने में करीब 1.5-2 घंटा टाइम इसमें गया है, वो लाइन प्रॉपर करने में। लेकिन देखिए इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2, कौन कौन से ऑर्बिटल भाग लेंगे, NS और NPX, NPY, NPZ, तीनों में से कोई एक, 2 ऑर्बिटल भाग लिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या, एक S और एक P भाग लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP, और शेप कैसा होगा, लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो उसमें NS, NPX, NPY, या ऐसा भी हो सकता है, या NPY और NPZ, ये 2, या हो सकता है NPX और प्लस NPZ। मतलब 3 में से कोई भी 2 भाग लेगा, तो एक S और 2 P ऑर्बिटल, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP, और शेप कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4, 3 तो हो गया, 4 अगर आएगा तो इसमें देखिए यहाँ कंडीशन अलग अलग आएंगे। अगर 4 है तो क्या क्या हो सकता है, 4 अगर है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि मेटल 4 लिगेंड से जुट रहा है, तो कौन कौन सा ऑर्बिटल भाग लेगा,
NS, NPX, NPY, NPZ, तो S और 3P हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 और शेप टेट्राहेड्रल। अगर n-1 dxy, n-1 dyz, n-1 dzx, ये 3 d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल भाग लेगा, तो 3d हुआ, इसलिए d3s। हाँ, यहाँ एक और बात हम लोग जो यहाँ लिए थे, जैसे अभी बताए हम कि 3d, फिर 4s, 4p और 4d। अगर हम ऐसे लिए तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ d पहले है, तब d को पहले लिखना पड़ेगा, और अगर यहाँ से ले रहे हैं d बाद में आ रहा है तो d बाद में लिखना पड़ेगा। यहाँ d3s है और sd3, दोनों में क्या अंतर है? d3s में s अगर nth ऑर्बिट का है तो dn-1 का होगा, और sd3 का मतलब s अगर nth ऑर्बिट का है तो d भी nth ऑर्बिट का ही होगा। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर है। तो अगर d3s है तो भी शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर इसमें क्या हो जाएगा? n-1 dx² माइनस y² ns और npx npy, तो एक d हुआ, d देखिए n-1 का है इसलिए d पहले लिखेंगे, ds और 2p ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा? dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन केवल कॉम्प्लेक्स में ही होता है, केवल कॉम्प्लेक्स में होगा। तो dsp2 और इसका शेप क्या होगा? स्क्वायर प्लानर। देखिए वार्नर क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, वहाँ भी 2 शेप बताए थे हम, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर। कब टेट्राहेड्रल, कब स्क्वायर प्लानर, वार्नर इस बात को क्लियर नहीं किया था। वो बताया कि 4 होगा तो ऐसा मिलेगा, लेकिन यहाँ वो क्लियर कर दिया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 या d3s है तो टेट्राहेड्रल होगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो क्या होगा? स्क्वायर प्लानर होगा। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5, अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसमें 4 सेट होंगे, 4 तरह का। कौन कौन? देखिए ns, npx, npy, npz और ndz², यानी d nth ऑर्बिट का, इसलिए d बाहर लिखेंगे। क्या हो गया? sp3d। अगर n-1 का d लिए तो क्या हो जाएगा? dsp3। तो sp3d और dsp3 अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो उसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और दूसरा कंडीशन देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग उस जगह क्या लिए हैं? ndz², यहाँ क्या है? ns, ये ns, npx, npy, npz एंड ndx² माइनस y²। देखिए d ऑर्बिटल चेंज हो गया तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d ही है। और दूसरा, अगर n- यही पहले आ जाए, n-1 dx² माइनस y², ये अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? dsp3 हो गया। तो अगर dx² माइनस y² भाग ले रहा है तो उसका शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। लेकिन अगर dz² भाग ले रहा है तब उसका शेप क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये फर्क है। ठीक है, उसके बाद अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 सिचुएशन आएगा। एक ns, npx, npy, npz, ndz² एंड ndx² माइनस y²। तो क्या हुआ? sp3d2 हो जाएगा ना। और यही अगर d ऑर्बिटल n-1 का आ गया, फिर ns, तो यहाँ क्या हो जाएगा? d2 sp3। दोनों ही कंडीशन में, लेकिन इसका शेप कैसा हो जाएगा?
ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और कब n-1 भाग लेगा, कब nd, यही मेन पकड़ना है। तो इसके लिए फिर यहाँ है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हालांकि ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बनाने में हम लोग को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको हम यहाँ लिख दिए हैं। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, है ना, SFL और WFL। तो देखिए, वीक फील्ड लिगेंड कौन होगा? वीक फील्ड लिगेंड जब डोनर एटम कौन होंगे? हैलोजन और ऑक्सीजन। और जब डोनर एटम नाइट्रोजन और कार्बन होंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बस ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इजी है ना। नाइट्रोजन और कार्बन होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी कुछ भी डोनर एटम हो तो वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ बताइए इस जगह हम लोग EDTA कैसा है? EDTA में डोनर एटम कौन होता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, इसलिए EDTA को मेनली हम लोग कौन सा लिगेंड में काउंट करेंगे? वीक फील्ड लिगेंड। ये बाकी हर जगह वो रूल यूज कीजिएगा, हर जगह ये रूल, लेकिन EDTA के लिए आप ध्यान रखिएगा कि वो कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड के रूप में ट्रीट करना है। और ये ग्लाइसिनेट आयन है, यहाँ डोनर एटम ऑक्सीजन, यहाँ डोनर एटम नाइट्रोजन, तो यहाँ भी दोनों डोनर एटम है, लेकिन ये दोनों कंडीशन उसी तरह का। यहाँ पर भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डोनर एटम, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, बट EDTA इज कंसिडर्ड एज वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन यहाँ भी एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी इसको हम लोग किस में मानेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये दिमाग में रख के हम लोग को चलना है, और बाकी जगह वही कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं से शुरू होता है एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये बनाना। एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या लिए? फॉर्मेशन ऑफ K4FeCl6, ये हम लोग लेते हैं। तो देखिए K4FeCl6 क्या है? तो ये अगर K को हटा दीजिए तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ? कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? FeCl6 और कितना? 4-, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +2 होगा ना। आयरन का कितना होगा? +2 ही ना होगा क्या? तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, तो क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6, ये छूट गया 3d6। इसी को हम लोग अरेंज करेंगे, है ना। इसको अरेंज करेंगे कैसे? D को पहले कर दिए, S को बाद में, तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। अब यानी कि इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक किसके लिए हुआ? 18, आर्गन, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आयरन का आर्गन 3d6, 4s2। लेकिन यहाँ आयरन का क्या है? +2 ना, तो +2 मतलब यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हो जाएगा? आर्गन 3d6। अब देखिए, तो 3d6 ये है, 3d ऑर्बिटल ये हो गया, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल 3d, ये 3d है। उसके बाद क्या होता है? 4s ना, 3d के बाद 4s, फिर क्या हो जाएगा? 4p,
फिर क्या हो जाएगा 4d, ये 4d। इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। 4s तो पूरा खाली हो गया ना, 4p भी खाली, तो उसको क्या चाहिए, खाली ऑर्बिटल चाहिए। कितना चाहिए, क्लोरीन 6 है तो 6 खाली चाहिए, तो 6 खाली क्या यहाँ से ये लेगा। या ऐसा भी हो सकता है, हम लोग तो पढ़े हैं पहले कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप भी हो सकता है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जोड़ा बन सकता है। तो यही चेक करना, यहीं पर आपको काम आएगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अगर लिगेंड वीक फील्ड है, जोड़ा नहीं बनाएगा, यूं ही छोड़ देगा, आगे से वो भाग ले लेगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो वो क्या करेगा, इसको पेयर अप करेगा और जगह खाली करेगा, फिर यहाँ से शुरू करेगा लेना। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन है, तो क्लोरीन हमने बताया था ना, हैलोजन और ऑक्सीजन डोनर एटम होगा तो वीक, तो ये वीक लिगेंड है, पेयरिंग तो नहीं करेगा, इसका मतलब आगे से लेगा, होगा ना। तो आगे से लेगा, क्या होगा, यहाँ 6 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये ले लेगा इतना, और यही सब मिक्स करेगा। तो ये क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। अब आपको ये जो डी ऑर्बिटल यहाँ जो था 3d आपको एज इट इज़ रह जाएगा, और 4s ये सब मिल करके यहाँ पर कितने 6 ऑर्बिटल आपको बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, और उधर फिर डी ऑर्बिटल 3 आपको ऐसे बच गया। तो यहाँ पर अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एज इट इज़ है, और यहाँ पर ये 1s और 3p और 2 डी ऑर्बिटल भाग लिया, तो ये सब क्या हो जाएगा, sp3 क्या d2 हुआ ना, sp जैसे जैसे भाग लिया वैसे लिख लीजिए, 1s 3p और 2d बाहर का, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ कि इनर, आउटर। और इसी में क्या होगा कि यहाँ पर किसका इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, 6 क्लोरीन से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, और उधर वो खाली रह गया, 3 डी ऑर्बिटल ऐसे ही खाली रह गया। तो बताइए ये दोनों डी ऑर्बिटल कौन कौन सा होगा, sp3d2 में कौन सा 2 डी ऑर्बिटल, n माइनस ये n होगा यहाँ, NdZ², जो अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस वाला डी ऑर्बिटल कितना होता है 2, dZ² और dx² माइनस y², वो भाग ले लिया, जो बचा ये तीनों कौन होगा, ये जो बचा ये क्या होगा, 4dxy 4dyz और क्या ये 4dzx, ये 3 बच गया अलग, ये अनहाइब्रिड बच गया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बताइए FeCl6 K4 FeCl6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब आप बताइए ये K4 FeCl6 का क्या नेचर आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d2, शेप क्या होगा बताइए, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सीधा ऑक्टाहेड्रल ना, ऑक्टाहेड्रल अभी बताए भी थे ना, ऑक्टाहेड्रल। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4, तो नेचर क्या होगा पैरामैग्नेटिक, ये हो गया। यही आपको एग्जाम में बस पूछता है, यही निकालने के लिए पूछा जाता है K4 FeCl6 में कितने होंगे, ठीक है। यही उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नेचर क्या होगा, शेप क्या होगा,
यही सब चीज़ पूछता है। ठीक है, आया कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसके आगे एक और प्रॉब्लम बस बता देते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ K4FeCN6। तो यहाँ भी अगर देखिएगा तो Fe का +2 आएगा। तो Fe+2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन था? आर्गन और 3d6 था, 3d6। तो 3d6 ऑर्बिटल यहाँ बनाइए, 1 2 3 4 5, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। और फिर 4s, ये 3d है, फिर 4s, फिर क्या हो जाएगा 4p, 3 ऑर्बिटल यहाँ खाली, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4d, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल, ये भी खाली 4d। अब बताइए यहाँ पर क्या है, ये लिगैंड कौन है? Cn। डोनर एटम कौन? कार्बन, जो पहले है फेस वही कार्बन। तो चाहे कार्बन हो या नाइट्रोजन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा, यानी ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा फाइनली, डी, ये 1 2 यहाँ तो रहा ही, ये भी पेयर अप हो गया और ये दोनों ऑर्बिटल अब खाली रह गया ना, ये खाली। और फिर यहाँ 4s और 4p और 4d भी एज इट इज़ ये है। अब यहाँ से उसको कितना चाहिए? 6। तो 6 यहाँ जहाँ से खाली है वहाँ से लेना शुरू करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन? पहले D पहले हुआ तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ इलेक्ट्रॉन किसका आएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा किसका? ये Cn का, लिगैंड का इलेक्ट्रॉन, इस पे 6 ये आ जाएगा, ये मिक्सअप करके हाइब्रिडाइजेशन यहाँ। तो D2sp3। तो अब बताइए यहाँ अगर आपको पूछा जाएगा यहाँ पर नेचर क्या होना चाहिए, तो अब बताइए K4 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? D2sp3। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। शेप क्या? चाहे D2sp3 हो या sp3, ऑक्टाहेड्रल होगा ना, ऑक्टाहेड्रल। फिर उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0। नेचर क्या? डायामैग्नेटिक। यही चीज आपको मतलब एक क्वेश्चन इसी में बस देता है कि कोई उसका शेप क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये सब नेचर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करना है। आपको एनसीईआरटी में 5-6 ही दिया हुआ है, हम यहाँ पर बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। देखिए प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पे 3, फिर ये 4, हर पे जो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 हम लोग यहाँ तक किए हैं। ठीक है, 11 ये आपको, ये अगले दिन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में 11 है, टेट्राहेड्रल भी बचा हुआ है, आगे करेंगे फिर। ठीक है।